हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज बेसिकली अ फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है या मोशन करने की कोशिश करती है तो एक फोर्स एग्जिस्ट करने लगता है जो उसके मोशन का अपोज करता है और उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है तो ये बॉक्स रेस्ट में होगा क्योंकि इस पर अप्लाइड नेट फोर्स 0 आएगा। वेट mg ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन एन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अर्थ एन या आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। एन और एन जी दोनों इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ये मोशन नहीं कर रहा है। जब हम लिफ्ट में होते हैं और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेट हो रही होती है, इन अपवर्ड डायरेक्शन लिफ्ट में हम किसी बिल्डिंग में ऊपर जा रहे हैं, किसी बिल्डिंग की लिफ्ट में बैठकर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है कांस्टेंट स्पीड में आने से पहले, तो उस समय नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होती है और वेट एनर्जी कम होता है, तो हम इक्विलिब्रियम में नहीं है। और अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तब भी उसमें वेट एनर्जी ज्यादा होगा और एन कम होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एमजी और नॉर्मल रिएक्शन एन हमेशा इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में ये इक्वल है। नॉर्मल रिएक्शन एन वेट एनर्जी के इक्वल है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्या है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं हो रहा है। अगर एन ग्रेटर होता है एमजी से तो ये अपवर्ड जाना होता है लिफ्ट में, सबका बेस्ट एग्जाम्पल है। और एमजी अगर ग्रेटर होता है एन से तब भी ये नीचे की ओर आ रहा होता है, जैसे लिफ्ट नीचे आ रही है, उस समय स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। और अगर अगर ये बॉडी फॉरवर्ड मोशन कर रही है तो इस पर आगे एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए जो इसको मोशन कराएगा। ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए जो इसको मोशन कराएगा। लेकिन जैसे ही कोई बॉडी रिलेटिव मोशन करने की कोशिश करती है, जैसे ही ये बॉडी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, उसी समय एक फोर्स एग्जिस्ट करने लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता हूं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ एक्ट करने लगेगा जो इस मोशन का अपोज करेगा, यानी ड्राइविंग फोर्स का अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन। ये फ्रिक्शन फोर्स एफ, स्मॉल एफ, मोशन का अपोज तो करता है, लेकिन यहां आपके लिए एक बात जान लेना बेहद जरूरी है। फ्रिक्शन फोर्स एफ इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी अपने आप को खुद से एडजस्ट करता है। जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा है और यहां पर कोई भी ड्राइविंग फोर्स कैपिटल एफ नहीं लगा, मतलब कैपिटल एफ की वैल्यू 0, जब कैपिटल एफ की वैल्यू 0 ड्राइविंग फोर्स या एक्ट नहीं कर रहा, उस समय फ्रिक्शन फोर्स भी 0 हो, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा इस बॉडी को। अगर हम ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाकर 4 न्यूटन कर तो फ्रिक्शन फोर्स भी 4 न्यूटन ही हो जाएगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट टू मोशन। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। इस पर 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं,
कैपिटल F इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टेंड टू मोशन, जिसमें बॉडी मोशन करने की टेंडेंसी रखती है, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। 4 न्यूटन पर 4 ही लगता है। हमने कोशिश की कि लाओ इसको, कोई ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, इसको हम इधर खींचना, हमने इसको पुल करने की कोशिश की और ये पुल नहीं हुआ। 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, नहीं पुल हुआ, फोर्स बढ़ा दिया हमने, फोर्स बढ़ाकर कर दिया 6 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी 6 न्यूटन ही हो जाएगा, फ्रिक्शन भी 6 न्यूटन हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से। और फिर से बॉडी रेस्ट में रहेगी, ये मोशन नहीं कर सकती। जब ये 4 न्यूटन था, इससे पहले 1 सेकंड पहले आया, जब ये 4 न्यूटन था तब फ्रिक्शन 6 न्यूटन नहीं था। अगर तब फ्रिक्शन 6 न्यूटन अप्लाई हो जाता तो बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप मोशन करने लगती, हम फोर्स लगाते इधर टुवर्ड्स राइट और बॉडी मूव करने लगती टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा होती। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है। फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और 4 न्यूटन के लिए ये अपने फोर्स को भी 4 न्यूटन ही कर देता है। और जब फोर्स 6 न्यूटन होगा तो ये भी 6 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से ड्राइविंग फोर्स को इक्वल हो जाएगा और उसको मोशन से रोकेगा। लेकिन कब तक? फ्रिक्शन फोर्स खुद को सेल्फ एडजस्ट करता है, यानी कि ड्राइविंग फोर्स के बढ़ने के साथ खुद को बढ़ाता है, लेकिन एक लिमिट होती है इसकी, सर्टेन लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस मैक्सिमम वैल्यू को जब तक ये इंक्रीज कर सकता है फ्रिक्शन अपनी वैल्यू में, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां हम इसे स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए कह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉडी अभी तक रेस्ट में है। एक बार जब ये मूव करने लगेगी तो ये बन जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। दैट्स व्हाई अ हॉर्स पुट more effort to pull a car initially। जब भी कोई घोड़ा कार्ट को खींचता है तो इनिशियली उसे ज्यादा एफर्ट पुट करना होता है, क्योंकि समय वो रेस्ट में होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन में होती है, और उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना होता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन। एक बार कार्ट मूव कर जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करने लगता है, जिसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, तो फिर कम एफर्ट लगाते हैं, कम फोर्स से कम चल जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलरेडी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। इट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन इज लीस्ट, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप इसको रोल करेंगे तो कम फ्रिक्शन लगेगा और ये ज्यादा दूर तक जाएगा, और अगर इसको स्लाइड कराएंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा और इसका मोशन कम दूर तक हो पाएगा। जब आप स्लाइड कराते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा स्लाइड कराने के लिए, और इसके नीचे ये पेन रख देते हैं तो अब ये रोलिंग करेगा बड़ा इजी, बहुत इजीली रोलिंग फ्रिक्शन लीस्ट फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम रहता है। तो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से जब यहां ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन होगा तो फ्रिक्शन भी 4 रहेगा, ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन कर देंगे तो फ्रिक्शन भी 6 न्यूटन हो जाएगा, 8 करेंगे 8 हो जाएगा, 10 करेंगे 10 हो जाएगा। लेकिन इसकी एक सर्टेन लिमिट होती है, मैक्सिमम वैल्यू, तो वहीं तक ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। सपोज ये 10 न्यूटन था इसका, तो 10 न्यूटन तक ये मोशन का अपोज करेगा। अब अगर
ये फोर्स, ड्राइविंग फोर्स थोड़ा भी बढ़ जाता है 10.1 न्यूटन, तो बॉडी आगे मोशन स्टार्ट करती है और इसका स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा, वो वैसे कर देता है, तो बॉडी मोशन में आ गई। अब इसको सपोज करते हैं कि जैसे ही बॉडी मोशन करती है, तो मैं यहाँ के यूज कर रहा हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन, इससे पता लगेगा कि बॉडी मोशन कर रही है। लेंस होकर 9 न्यूटन रहेगा और हमारा ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन ही बना रहा, तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी और इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करें, तो यहाँ फोर्स हमको 9 न्यूटन कर देगा। जब फोर्स 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। अब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और इक्विलिब्रियम में होगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगी, इफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स जीरो। ये फोर्स इससे कैंसिल हो गया और नॉर्मल रिएक्शन एमजी से कैंसिल हो गई, तो नेट फोर्स इस बॉडी पर इस समय जीरो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन बॉडी विल कंटिन्यू इन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। तो एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है, यानी कि जो एरिस्टो फैलेसी थी जो हमने शुरू में आपको बताई थी, वो यहाँ पर गलत होगी। बॉडी को मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं होती। आप समझ पा रहे हैं यहाँ से? ये फोर्स इसके इक्वल है और ये फोर्स इसके इक्वल है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो नेट फोर्स इस पर हो गया जी, और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से मोशन के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्लोगन दी गया, फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी इविल। ये एक ऐसी बुराई है जो बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी लॉस होती है। हम साइकिल चला रहे हैं, बार बार फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती है और हमको बार बार मेहनत करनी पड़ती है पैदल चलाने। फैन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका सोर्स है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो फैन को एक बार घुमा दोगे, फैन चलता रहेगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज किए। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम साइकिल को तो चलाएंगे, एक बार मूव कराने के बाद साइकिल चलती रहेगी, बट डेस्टिनेशन पर जहां हमें रुकना है वहां उस पर ब्रेक कैसे अप्लाई होगी विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम साइकिल को रोक ही नहीं सकते, इस मार्कर को नहीं कर सकते, ये हाथ से स्लिप होता है, यहाँ बोर्ड पर लिख नहीं सकते, आप कॉपी पर नहीं लिख सकते, हम चल नहीं सकते, कार आगे नहीं बढ़ सकती। तो फ्रिक्शन जितना नेसेसरी है उतनी उसमें खराब है, वो ये भी उसमें उतनी बुराई है। फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी। फ्रिक्शन की हमें जरूरत भी है, नीडी भी है उसके, और उसकी वजह से हमारा काम भी बिगड़ सकता है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स को कहते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड देयर आर 3 लॉज फॉर स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हमने 3 लॉज बना रखे हैं। देयर आर 3 लॉज। नंबर 1, direction of limiting friction is always opposite to motion and parallel to contact surface. Limiting friction, limiting static friction, FS, ऐसे यहां पर स्टैटिक के लिए यूज किया गया है।
तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एफ का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट होगा और पैरेलल टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट होता है और मोशन के अपोजिट होता है और कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल होता है। ऑब्जेक्ट का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन है वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगी। नॉर्मल रिएक्शन है mg के अपोजिट वर्क करेगी। तो इस तरह से सेकंड लॉ ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन स्टेट दैट magnitude of static limiting friction, magnitude of static limiting friction is directly proportional to normal reaction of R. Second law of limiting friction states that magnitude of static limiting friction is directly proportional to normal reaction of R. जब भी हम इस साइन को रिमूव करेंगे देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट म्यू एस वेयर म्यू एस इज स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड mg के इक्वल आएगा यहां से। सो वी कैन रिप्लेस n with mg। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो यहाँ k आ जाएगा और इधर म्यू के हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए एफ के इक्वल म्यू के mg। तो यहां पर म्यू के क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और एफ के इज ऑलवेज लेस देन एफ के इज ऑलवेज लेस देन एफ। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी। एंड थर्ड लॉ ऑफ स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सरफेस एरिया का साइज कैसा है, बड़ा छोटा, शेप कैसी है, सर्कुलर या फिर ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर, इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर सरफेस स्मूथ है तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कम होगा, और अगर सरफेस रफ है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। Hence we can say that magnitude of limiting friction depends upon the nature of surface, not upon the size and shape of surface. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के तीन रूल थे। डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन and parallel to surface in contact. Number 2, magnitude of static limiting friction is directly proportional to normal reaction of R. Number 3, friction does not depend upon the size and shape of surface, but it depends upon nature of surface, that is smoothness and roughness of surface. Smoothness और roughness पर डिपेंड करता है, ना कि साइज पर और शेप पर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ, मान लेते हैं ये बॉडी टुवर्ड्स राइट मोशन कर रही है, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो मोशन के अपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एंड ऑल्सो पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन है एनर्जी के अपोजिट होगी।
इस एफ एस और एन का रिजल्टेंट आर आ रहा है। आर क्या है यहाँ पर? आर इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एफ एस एंड नॉर्मल डायरेक्शन एन। एफ एस एन का रिजल्टेंट आर आ गया। अब ये आर इस एन के साथ जो एंगल बनाता है, एंगल बिटवीन आर एंड एन, एंगल बिटवीन आर एंड इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट आर। रिजल्टेंट आर क्या है? एफ एस एंड एन, एफ एस और एन का रिजल्टेंट। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट आर, किसका रिजल्टेंट ऑफ एफ एस एंड एन, makes with normal reaction and makes with normal reaction। इस ट्रायंगल से अगर हम tan थीटा फाइंड करें, tan थीटा एक्स इक्वल, स्टैटिक है तो एस लिख देते हैं, tan थीटा एक्स इक्वल, ये एफ एस है तो ये भी एफ एस होगा, और ये है tan थीटा इक्वल, tan थीटा एस इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एफ एस अपॉन एन आ जाता है, equation 1। But from the definition of coefficient of static friction, we know that mu s equal F s upon N। From 1 and 2 RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा mu s इक्वल tan थीटा s। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, mu s इक्वल tan थीटा s। Friction on an inclined plane, friction on an inclined plane, ये एक inclined plane है, that the angle is theta, making with horizontal। इसका वेट मास m है इस बॉडी का, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड वेट हमेशा वर्टिकल रहता है। इंक्लाइन प्लेन पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, वेट ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट्स एट 90 डिग्री टू द सरफेस। नॉर्मल डायरेक्शन यहां से 90 का एंगल बनाएगी। ये नॉर्मल डायरेक्शन है इसलिए पूरी 90 नॉन नॉर्मल रहती है 90 डिग्री। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा लगेगा नीचे। नॉर्मल डायरेक्शन इस सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाएगा, यहाँ 90। नॉर्मल डायरेक्शन 90 डिग्री। अगर हम इस वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन को कंपोनेंट में डिवाइड करें, कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, इस लाइन को वर्टिकली ऊपर ड्रॉ कर दिया, तो अब ये एंगल थीटा है। इस थीटा एंगल की वजह से वेट mg दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पर वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, तो नॉर्मल डायरेक्शन के साथ वो कितना एंगल बनाएगा? थीटा। अब इस mg के आप दो कंपोनेंट करेंगे, तो जिस साइड थीटा रहता है वहां cos चला जाएगा और दूसरी साइड sin हो जाएगा। mg cos थीटा n के अपोजिट आ जाएगा और mg sin थीटा ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा। mg sin थीटा वो फोर्स है जिसकी वजह से ये नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। इंक्लाइंड सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है तो वो mg sin थीटा ही फोर्स होता है उसको स्लाइड कराता है। तो इसकी टेंडेंसी होगी डाउनवर्ड मोशन करने की, इसकी टेंडेंसी होगी डाउनवर्ड मोशन करने की। तो इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शन स्मॉल एफ से लिखते हैं।
फ्रिक्शन स्मॉल एफ, इसके अपोजिट करना है। इस लाइन को रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल, इसको रिमूव कर दिया। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एन एनजी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के कांटेक्ट में स्लाइड करेगा। दैट मीन्स एन मस्ट इक्वल टू एनजी कॉस थीटा। एन ज्यादा होता तो ये सरफेस से ऊपर उठ जाता। क्या करेगा? एन इक्वल एनजी कॉस थीटा। सेकंड, ये रेस्ट में तो है नहीं। अगर ये रेस्ट में होगा इस लाइक सरफेस का, तो एन की साइन थीटा एफ के इक्वल होता। एक बॉडी पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक एन की साइन थीटा और दूसरा है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी एन इक्वल एन जी कॉस थीटा। अगर ये रेस्ट में है तो एन की साइन थीटा एफ के इक्वल होगा। लेकिन हमने अभी बात की थी कि इसकी टेंडेंसी इस साइड मोशन की होगी, इस साइड मोशन करने की टेंडेंसी रखेगी। जब कोई बॉडी इधर मोशन करेगी तो ये फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए, और नेट फोर्स क्या रहेगा? एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ये नेट फोर्स है। एम जी साइन थीटा माइनस एफ, और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल है। इस पर नेट फोर्स रहेगा। नीचे मोशन कर रहा है तो ये ग्रेटर फोर्स होगा, इसमें से स्मॉलर फोर्स को माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल एम। एफ का फॉर्मूला म्यू एन हमने पुट कर दिया। एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, एम कैंसिल हो जाता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू। ये एक्सेलरेशन है जो बॉडी को मिलेगा। इस एक्सेलरेशन से ये बॉडी स्लाइड करेगी। मान लेते हैं बॉडी रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। रेस्ट में है बॉडी को, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और रेस्ट में आते ही स्टैटिक फ्लक्स बन जाएगा। तो स्टैटिक के लिए है एस का यूज हो जाएगा, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन जीरो। देन यू कैन राइट साइन थीटा एस इक्वल म्यू एस cos theta and tan theta has equal to रेस्ट में है तो वही म्यू एस इक्वल tan थीटा एस डेरिवेशन जो हमने पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड किया था, वही रिजल्ट आपको फिर से मिल जाएगा। सर्कुलर मोशन, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। इससे पहले वाले चैप्टर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने पढ़ा था व्हेन ए बॉडी एग्जीक्यूट्स in uniform circular motion, then due to change velocity, due to change in velocity, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है। When a body performs circular motion, uniform circular motion, then due to change in direction of velocity, an acceleration produced. That acceleration is called centripetal acceleration, and due to that acceleration body experience a force
and that force is known as centripetal force. The direction of centripetal force and centripetal acceleration is towards center. A और F दोनों का डायरेक्शन सेंटर की साइड है और F रहता है mv स्क्वायर अपॉन r। ये हम चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। यहां का सिंपल सा कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि सर्कुलर मोशन जब भी कोई बॉडी करेगी तो उस पर सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। यानी कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कराने के लिए, सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सन अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी प्लैनेट को मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड मून is responsible for centripetal force for moon. The required centripetal force is provided by gravitational force. In case of moon, Earth and so many other planets, planets को घुमाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। In a similar manner, when we build a stone tied with a string, किसी भी स्ट्रिंग से किसी स्टोन को टाइट बांध रखा और अब आप उसे ऐसे करके रिवॉल्व कर रहे हो इन वर्टिकल सर्किट और इन हॉरिजॉन्टल सर्किट, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस टेंशन से और वेट एनर्जी से। स्ट्रिंग के अंदर जो भी टेंशन प्रोड्यूस होगा वो टेंशन और वेट एनर्जी मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है टेंशन और वेट एनर्जी से। When a bicycle rider turn on a sharp turn, कोई बाइसिकल राइडर है और वो किसी शार्प टर्न पर टर्न कर रहा है, तो उससे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ बाइसिकल राइडर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग केसेस में फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग फोर्सेस से मिल रहा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होगी इसकी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, चाहे वो किसी भी फोर्स से बने, किसी भी फोर्स से हमें मिले, लेकिन सर्कुलर पाथ पर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। ये कार है, गेट एमजी वर्क्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। इसकी रिएक्शन एन, नॉर्मल रिएक्शन एन आपको मिलेगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। और कार बैलेंस है, ना तो ऊपर मोशन कर रही है ना नीचे जा रही है, लिफ्ट की तरह ऊपर नीचे नहीं होगी। दैट मीन्स एन इक्वल एन जी, दोनों फोर्स बैलेंस में रहेंगे। और सपोज करते हैं कि कार
टर्न ले रही है, सर्कुलर पाथ पर टर्न हो रही है, तो एन एम जी से बैलेंस हो गया, एफ अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो अनबैलेंस फ्रिक्शन फोर्स एफ है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, और इस कार को सर्कुलर पाथ पर टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। आप देख रहे हैं कि इस कार पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वेट एम जी, नॉर्मल एक्शन है, दोनों एक दूसरे को यूटिलाइज कर रहे हैं। आपने देखा कि इस पर 3 फोर्स वर्क कर रहे हैं, पहला वेट एम जी, दूसरा नॉर्मल एक्शन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, इक्वल बट अपोजिट है, तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, तो अभी सर्कुलर पाथ पर टर्न करेगी। तो आप लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स म्यू एन इक्वल एम बी स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो यहां से आ जाएगा म्यू एम जी इक्वल एम बी स्क्वायर अपॉन, एन को हमने रिप्लेस कर दिया एम जी से, एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल, आर का अगर मल्टीप्लाई तो वी आ जाएगा रूट म्यू आर जी। ये वो स्पीड है जिससे कार टर्न करेगी। अगर हम मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना चाहें, वी मैक्सिमम, तो हमें मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू लेनी होगी, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू होती है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उसके लिए आपको यहां म्यू एस का यूज करना होगा, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जो स्पीड है इस कार की लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर जी। म्यू एस आर जी के इक्वल होगी या उससे कम हो सकती है। मैक्सिमम इस स्पीड तक कार को टर्न कराया जा सकता है।